नमस्कार दोस्तों मैं रजनीश पचौरी आपका इस जीएस सरोवर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी डिमांड पर आपके सामने मूक टेस्ट प्रस्तुत किए जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप इन्हें लगा रहे होंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके सही जा रहे होंगे, ये आशा आपसे की जाती है। कुछ बच्चों ने कमेंट के माध्यम से बताया है कि सर 10 क्वेश्चन आपने डाले हैं, उसमें से मेरे 6 सही गए। तो कहीं न कहीं आपकी प्रैक्टिस में कमी है। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बार बार ये शब्द मैं आपसे कहता रहूँगा। प्रैक्टिस से एक इंसान विद्वान बनता है। प्रैक्टिस करते रहिए। आप 10 क्वेश्चन हों या 20 क्वेश्चन हों या 25 हों, आपका संविधान में से और जो पोर्शन मैं कराता जा रहा हूँ उसमें से कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। कल हमने आपको 10 क्वेश्चन संविधान से प्रोवाइड कराए थे, लेकिन आज का जो मूक टेस्ट है हमारा, उसमें आपको 18 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 18 से 20 क्वेश्चन होंगे और उसमें आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन भारतीय संविधान से होंगे और कुछ क्वेश्चन मैं भारतीय इतिहास से लेकर आया हूं आपके लिए, क्योंकि मैंने इतिहास की भी क्लासें कुछ कराई हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर और प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है और आपके सामने मैं वही प्रश्न लेकर आया हूं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। परीक्षा में जो बार बार पूछे जाते हैं और यहाँ पर बच्चे आके अटक जाते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया है भारतीय संविधान में, देखिए 1976 में कांग्रेस की सरकार थी देश में। 1976 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उनके समय में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। और उस संशोधन के माध्यम से उन्होंने हमारे संविधान में बहुत सारे बदलाव किए और उनमें से एक था, आप देखेंगे 42वें संविधान संशोधन में एक मैंने आपको बताया था मौलिक कर्तव्यों के विषय में। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वो मौलिक कर्तव्यों का इसमें संविधान में डाला गया था। तो हम देखेंगे ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और इसी को एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, किसको मिनी संविधान कहते हैं? किस संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो ये इसका आंसर भी ऑप्शन ए ही होगा। और ये क्वेश्चन जो आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो उसका आंसर भी ऑप्शन ए ही होगा। 42वां संविधान संशोधन था जिसमें इस शब्द को जोड़ा गया था। काफ़ी शब्द इसमें जोड़े गए थे। तो ये 42वां संविधान संशोधन है और 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी संविधान भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, किसको मिनी संविधान कहते हैं? किसको मिनी संविधान कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए झंडा समितियां बहुत बनी थी। जब संविधान का निर्माण हुआ तो काफ़ी समितियों का गठन हुआ था, तो उसमें झंडा समिति भी थी एक। और झंडा समिति जो थी, इसके आपने पूछा गया है इसके अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति आपने देखा समितियां काफ़ी बनाई गई थी और इनमें अलग अलग लोगों को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो झंडा समिति जो थी, इसका सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। झंडा समिति बनी थी और समिति एक और बनी थी, इसमें अभी कुछ नाम दिए हुए हैं, सी राजगोपालाचारी, जे.बी. कृपलानी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो एक प्रारूप समिति का गठन भी हुआ था। प्रारूप समिति बनी थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और सी राजगोपालाचारी, ये यहाँ पर कोई समिति नहीं थी जिसके अध्यक्ष थे। एक संघीय संविधान समिति का भी गठन हुआ था और उसमें जवाहरलाल नेहरू उस समिति के अध्यक्ष थे। जे.बी. कृपलानी, ये किसी समिति के अध्यक्ष यहाँ पर नहीं थे। वैसे मौलिक अधिकार एक समिति बनी थी मौलिक अधिकारों को लेकर, और उस मौलिक अधिकार की समिति के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए, तो यहाँ पर उनके नाम नहीं है लेकिन मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे अगला प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन आपका बी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति जो थी उसको आपने देख ही लिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये थे, इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू द्वारा
2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ हुआ था? देखिए मैंने ये आपको करा दिया है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है थ्योरी के माध्यम से। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर? राजस्थान के, कहाँ? राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के कहाँ पर? नागौर जिले में उन्होंने पंचायती राज प्रारंभ किया था 2 अक्टूबर को। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था उसके बाद में 11 अक्टूबर, कब? 11 अक्टूबर 1959 को ही आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का गठन किया गया था। तो ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर सॉल्व होते हैं। पहला जवाहरलाल नेहरू पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ किया था? तो 2 अक्टूबर। क्वेश्चन तो आपके कई बन जाते हैं यहाँ पर। कहाँ किया था? तो वो नागौर में किया था। किस राज्य में किया था? राजस्थान में किया था। कब किया था? 2 अक्टूबर 1959 को किया था। और पूछता है दूसरा पंचायती राज कहाँ प्रारंभ किया था? तो वो आंध्र प्रदेश में किया था। कब किया था? 11 अक्टूबर 1959 को। तो ये आप इससे आपके कई क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कितनी बार पूछा गया है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, कितनी बार ये प्रश्न आपको इसमें परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो व्यक्ति चुने गए थे, ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी विट्ठल भाई पटेल। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहली बार चुना गया था। ये प्रथम भारतीय थे, इनका चुनाव इसमें हुआ था। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पहुंचना होगा, यह कथन किसका है? यानी यह कथन किस व्यक्ति का है उसे आप देखेंगे। ऑप्शन ए नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी आप देखेंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन सी बीजी खेर और ऑप्शन डी जी के गोखले। तो ये जो कहावत है, ये कथन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कब कहा था? 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त समझ लेंगे आप, और 1947 को ये उन्होंने वक्तव्य कहा था। तो ये कथन है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। प्रश्न अगला स्क्रीन पर। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा जो है जग जाहिर है, सब जानते हैं किसने दिया है, लेकिन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके लिए। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। यदि आपने मेरी क्लास देखी होगी तो क्लास में मैंने आपको ये सब कुछ क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, मैंने अभी सभी प्रश्न आपको कराए हैं, सभी प्रश्न पूछे गए हैं और बार बार ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब आपका होगा, आप ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी उच्च न्यायालय। तो देखिए मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, यहाँ पर यदि आप जवाब देंगे तो वैसे तो दोनों आंसर बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सही जवाब आप ऑप्शन ए लगाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय। मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 32 के तहत यह आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो इस अनुच्छेद के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और यदि उच्च न्यायालय जाना चाहें तो अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं आपके मौलिक अधिकारों का हनन होने पर। तो ये ऑप्शन 2 दे दिए हैं, तो यहाँ पर सही जवाब आप यही दें। वैसे जवाब तो ये भी ठीक है आपका, लेकिन यहाँ पर सही जवाब का ये होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके लिए। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? क्या क्वेश्चन पूछा है और घुमा के पूछा है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए 35 वर्ष की आय, ऑप्शन बी पढ़ा लिखा हो, ऑप्शन सी संसद सदस्य बनने की योग्यता और ऑप्शन डी
देश का नागरिक। तो देखिए आपने पढ़ा है, राष्ट्रपति का मैंने पोर्शन कराया है आपको, और इसमें सभी आवश्यक हैं। इस शब्द को जरूर ध्यान देना, यहाँ पर कभी कभी बच्चे गलती करते हैं, ये शब्द नहीं है या है, ये शब्द बड़ा कन्फ्यूजन कर देता है। हम इसमें खटाक से नहीं ऑप्शन लगा देते हैं, ऑप्शन ए या ऑप्शन डी हमने लगा दिया, लेकिन हमने ये शब्द नहीं देखा, ये शब्द यहाँ पर क्या कह रहा है। तो ये हमें देखना है, नहीं है, आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, पढ़ा लिखा हो। ये कोई आवश्यक नहीं है। भारत का राष्ट्रपति पढ़ा लिखा हो न हो, ये कोई जरूरी नहीं है। यानी एक आप देख सकते हैं, एक चपरासी की नौकरी के लिए व्यक्ति की योग्यता जरूरी है, सफाई कर्मचारी के लिए भी योग्यता जरूरी है, टेस्ट भी उसके लिए हुए थे, चाहे साइकिल चलाना आता हो, झाड़ू चलाना आता है नहीं आता, ये सारे हुए थे, आपने देखे थे पिछले कुछ सालों में। लेकिन राष्ट्रपति देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो पढ़ा लिखा न हो, यानी बिल्कुल अनपढ़ है वो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। देखिए क्या है, क्या व्यवस्था है, सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति बैठा है उसके लिए कोई योग्यता मायने नहीं रखती। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर, बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? तो ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1913, ऑप्शन डी 1912। तो यहाँ पर सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, और यहाँ पर कर्जन के समय में हुआ था ये बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन थे उनके समय में हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, और आप देखेंगे 1912 में 11 में रद्द कर दिया था, और 12 में दिल्ली को राजधानी नियुक्त किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी ने किन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना? बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर सीधा जवाब आपका होगा ऑप्शन सी, जी के गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। वो क्यों माना था कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में जब वापस आए थे, तो ये सबसे पहले इनकी मुलाकात जी के गोखले से हुई, और वो एक आंदोलन में भाग लेना चाहते थे स्वतंत्र करने के लिए। तो उन्होंने, ये जो गुरु थे इनके, इन्होंने राय दी थी, बोला बेटा पहले ऐसा करो, केवल अपना कान खुले रखो, आंखें खुली रखो, मुंह को बंद रखो। अपना मुंह बंद रखना है, आंखें और कान खुले रखो, पूरे देश का भ्रमण करो, पूरे देश का भ्रमण करो, उसके बाद कोई निर्णय लेना, आपको राजनीति में जाना है तो गांधी जी ने वही किया, केवल कान और आंख खुले रख के, बाकी मुंह, यानी मुंह बंद रखने का मतलब कहा कुछ भी नहीं, और देश का भ्रमण किया। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया, तब से उन्होंने जी के गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर, आगरा नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी ने, ऑप्शन डी बाबर ने। सही ऑप्शन सोचिए, अपने दिमाग में क्वेश्चन सोचा करिए आंसर, और मैं तो सॉल्व करा ही रहा हूँ, लेकिन आपने क्या सोचा उसका सही जवाब दीजिए मुझे उसमें कमेंट बॉक्स में। चलिए तो इसका सही जवाब होगा सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न, किसका निर्माण अकबर ने कराया था? क्वेश्चन आया है, किसका निर्माण अकबर ने कराया? देखिए क्या घुमा के प्रश्न पूछा गया है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बुलंद दरवाजा, ऑप्शन बी जामा मस्जिद, ऑप्शन सी कुतुब मीनार, और ऑप्शन डी ताजमहल। सभी जानते हैं आप, लेकिन क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने किया था, बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। कब बनवाया था? ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय, गुजरात पर जब उसने विजय हासिल की अकबर ने, उसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था फतेहपुर सीकरी में, है ना। तो ये बुलंद दरवाजा किसने? अकबर ने बनवाया था। और आगे आप चल के ये जो व्यक्ति जो लिखे हुए हैं, जैसे जाम मस्जिद है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, तो ये आप सब जानते हैं। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव डाली थी उसकी, और ताजमहल सभी जानते हैं, जग जाहिर है, जिसे हम लव पॉइंट कहते हैं, और जामा मस्जिद, ये दोनों चीज़ें आप देखेंगे शाहजहाँ ने बनवाई थी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से किसे भेजा? देखिए आया प्रश्न, इतिहास का प्रश्न है, और आप इसे देखेंगे कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए सर
थॉमस रो, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी हॉकिंस और ऑप्शन डी जॉर्ज चार्नोक। तो जॉर्ज चार्नोक और बी ऑप्शन वास्को डी गामा, ए ऑप्शन थॉमस रो और सी ऑप्शन हॉकिंस। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले व्यक्ति को भेजा था वो हॉकिंस था, कैप्टन हॉकिंस। और कब भेजा था तो आप देखेंगे 1608 में, 1608 में आया था ये व्यक्ति हॉकिंस इनके दरबार में जहांगीर के में, और इसे कुछ सफलता हासिल नहीं हुई। उसके बाद 1615 में सर थॉमस रो को भेजा था जहांगीर ने, जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1615 में, और इसे अपना दूत बनाकर जब भेजा था ईस्ट इंडिया कंपनी तो इसे कुछ यहाँ से प्राप्त भी हुआ था, हासिल हुआ था। और जहांगीर ने इसे 400 का मनसब भी दिया था, 400 का मनसब इसे दिया था। तो ये व्यक्ति ऑप्शन जो क्वेश्चन पूछा गया उसे देखिए, जहांगीर के दरबार में कंपनी ने किसे भेजा था, तो थॉमस रो को भेजा था, लेकिन पहला व्यक्ति इसमें हॉकिंस था, कैप्टन हॉकिंस। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो ये मैंने आपको इतिहास की जो क्लास कराई है उसमें मैंने आपको कराया तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे पहले युद्ध में, और दूसरा 92 में हुआ था, उसमें हार गए थे। अगला प्रश्न, और 1194 में आप देखेंगे मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद जो थे उनमें युद्ध हुआ था, इनको भी किनारे लगा दिया था गौरी ने। चलिए अगला प्रश्न, और 1526 में आपने देखा है बाबर ने पानीपत का युद्ध जीता था। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान की राजधानी थी, टीपू सुल्तान की राजधानी थी बेलूर में, द्वार समुद्र में, सेरिंगपट्टनम में या श्रीरंगपट्टनम में। तो उसकी राजधानी टीपू सुल्तान की श्रीरंगपट्टनम थी, यहाँ पर गद्दी पर बैठता था टीपू सुल्तान। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया, होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो होम रूल आंदोलन को प्रारंभ करने वाले जो व्यक्ति थी वो एनी बेसेंट, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया। रॉलेट एक्ट सभी जानते हैं, सब जानते हैं कि इस घटना से क्या हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, और इसे आप काला कानून या अंधा कानून भी कह सकते हैं। ये एक्ट आया था, और इस एक्ट में के माध्यम से व्यवस्था की गई थी कि यदि व्यक्ति कहीं पर दो भी खड़े, एक जगह 2 या 3 व्यक्ति खड़े दिखाई देते हैं तो बगैर कारण के बगैर बताए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कह सकते हैं। यहाँ पर कोई अपील, दलील और कोई वकील नहीं कर सकते, उन्हें तुरंत शक के आधार पर भी उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। ये ऐसा कानून था, और जलियांवाला कांड भी इसी के दरमियान में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। क्या मजेदार क्वेश्चन, लाल कुर्ती दल। देखिए लाल कुर्ती दल भारत में जो संगठित हुआ था, एक व्यक्ति थे अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। उन्होंने एक खिदाई खुदमतगार जिसे बोलते हैं संगठन बनाया था, और इस संगठन को बनाने का मुख्य उद्देश्य उनका ये था कि यहाँ पर जो अंग्रेज जो आए थे, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने अपना आंदोलन प्रारंभ किया, और अंग्रेजों को वो यहाँ से भगाने के लिए ये उन्होंने इस संगठन की स्थापना की थी। तो लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था किस बात के लिए, भारत विभाजन के लिए, मुगलों को निकालने के लिए, या अंग्रेजों को निकालने के लिए। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अंग्रेजों को यहाँ से निकालने के लिए इन्होंने इस दल का संगठन किया था, लेकिन सफलता हासिल नहीं कर पाए थे। चलिए तो ये 18 प्रश्न आपने बारी बारी से किए हैं, और ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, बार बार ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप इस प्रैक्टिस को करिए, सेट लगाइए,
और बताइए, अपने आप सोचकर क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन पर आता है, तो अपने आप सोचकर उस पहले वीडियो को रोकिए वहाँ पर और क्वेश्चन को सोचिए कि आपका जवाब क्या होगा, उसके बाद मेरे जवाब का इंतज़ार कीजिए। आपका जवाब सही है, तो ठीक है, तो कितने ऑप्शन आपके सही बैठते हैं, कितने गलत जाते हैं, इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और प्रैक्टिस करिए। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली बार फिर हम अगले सेट के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे और उसमें मैं कोशिश करूँगा अधिक से अधिक भारतीय संविधान और भारतीय इतिहास और कुछ स्टैटिक प्रश्न भी आपके उसमें जोड़े जाएँगे, जो आपके हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और स्टैटिक जीके काफ़ी पूछी जाती है परीक्षा में, उससे भी क्वेश्चन इस सेट में मॉक टेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक इसे शेयर करें ताकि जो बच्चे पेड कोर्स देकर इधर-उधर भटकते रहते हैं और फीस देकर पढ़ते हैं, उनको इसका फ़ायदा मिले और वो सेट लगाएँ और अपना मुकाम हासिल करें। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले टॉपिक के साथ फिर हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।